ज्यामिति से रिलेटेड हम ज्यामिति इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे और ज्यामिति के सारे पार्ट को कवर करेंगे वन शॉट में सारे ये ज्यामिति कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हर टॉपिक में मैंने कवर किया है, तो इस वीडियो के माध्यम से सारे पार्ट को कवर करेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे बिंदु है, तो बिंदु का मतलब है कि किसी भी तल में आपकी जो कलम का नेडिल होता है, नोक होता है, उसको दबाने से जो आकृति बनता है उसी को बिंदु कहते हैं। कि आपका बिंदु हो गया। रेखा का मतलब होता है लंबाई जिसमें होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती है, तो इसको हम लोग रेखा कहते हैं, याद रखना है आपको। समतल का मतलब होता है जिसमें अनेक जो है बिंदुओं के समुच्चय से, है ना, बिंदुओं के समुच्चय से जो आकृति बनती है, ज्यामितीय से बनता है, उसको हम लोग समतल बोलते हैं। समतल कभी भी बिंदुओं का एक समुच्चय होता है जिसको बनाने मिलाने से एक जो है समतल का निर्माण होता है। दोस्तों अभी आपने रेखा के बारे में समझा। यहाँ पे समतल का मतलब होता है कि जिसमें लंबाई तो हो, है ना, जिसमें लंबाई तो हो, लंबाई हो लेकिन, है ना, लंबाई हो चौड़ाई हो लेकिन मोटाई न के बराबर हो। देखिए इसमें लंबाई भी है चौड़ाई भी है लेकिन मोटाई जो है न के बराबर है, तो इसको समतल कहते हैं। बात करते हैं संगामी रेखाएं। संगामी रेखा का मतलब होता है कि ऐसी 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। 3 या 3 से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से होकर गुजरती है तो उसको संगामी रेखा कहते हैं। आप यहाँ देखिए सारे की सारे संगामी रेखाएं हैं जो इसी बिंदु से होकर गुजरती है, तो इसको संगामी रेखा बोलते हैं। बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो 2 रेखाएं प्रतिच्छेदी कहलाती है जब वो किसी बिंदु पर जाकर प्रतिच्छेद करती है। ये रेखा है और एक रेखा, ये L है और ये L1 है, L2 है, इस बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, इसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। समांतर रेखा का मतलब होता है कि 2 रेखाएं समांतर कहलाती है जो एक दूसरे को कोई प्रतिच्छेद नहीं करती है। यहाँ L1 है और यहाँ L2 है, ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको समांतर रेखा बोलेंगे। बात करते हैं कोण का। तो कोण का मतलब होता है कि एक बिंदु पर 2 किरणें जाकर के मिलती है। यहाँ पे आप ये बिंदु है, तो इस बिंदु पर यहाँ पे 2 किरणें हैं जाकर के मिलती है, तो इसके बीच जो झुकाव बनता है ना, इस जो झुकाव बनता है इसी झुकाव को हम लोग कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण। तो ये ज्यामिति का भी, ताकि आप अच्छे से कोण के बारे में जान लें। तो पहला इसमें प्रकार होता है समकोण, तो जिसका माप जो है 90 डिग्री होता है। फिगर के साथ में बता रहा हूँ, जिसका माप जो है 90 डिग्री होता है उसको हम लोग समकोण बोलते हैं। न्यून कोण का मतलब होता है जिसका मान जो है 90 डिग्री से कम हो, है ना, तो इसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। ये न्यून कोण का पिक्चर है। अधिक कोण जिसका माप जो है 90 डिग्री से अधिक होता है। यहाँ आप देखिएगा तो 120 डिग्री मान लीजिए, तो ये 90 डिग्री से अधिक है, तो इसको आपको बोलेंगे अधिक कोण। बात करते हैं ऋजु कोण। तो जिस कोण की माप 180 डिग्री हो, जिस कोण की माप 180 डिग्री हो, इसको हम लोग बोलते हैं ऋजु कोण। बात करते हैं पुनर्युक्त कोण। तो जिस कोण की माप जो है 180 से ज़्यादा हो बट 360 से कम हो, 180 से ज़्यादा हो लेकिन 360 से कम हो, तो ऐसे कोणों के माप को हम लोग बोलते हैं, ऐसे कोणों के माप को, जैसे 270 है तो इसको पुनर्युक्त कोण बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे कोण 360 से कम है बट 180 से ज़्यादा है, तो इसको बोलते हैं पुनर्युक्त कोण। बात करते हैं समपूरक कोण। जब 2 कोणों का योग जो है 180 होता है, यहाँ पे 2 कोण है, जैसे मैं यहाँ एक कोण ले रहा हूँ, ये वाला मान लीजिए ये 60 डिग्री है, और एक कोण ले लेते हैं 100, है ना, समपूरक बोल रहा है, और एक कोण ले लेते हैं 120 डिग्री। जोड़ेंगे तो दोनों का योग 180 आ जाएगा, है ना, 12 6 18। तो जब 2 कोणों का योग जो है 180 डिग्री हो तो उसको हम लोग बोलते हैं समपूरक कोण। बात करते हैं पूरक कोण का। तो यहाँ पूरक कोण का मतलब होता है कि जब 2 कोणों का योग, है ना, 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो, मान लीजिए 60 डिग्री हो, और एक कोण और है जिसका माप जो है 30 डिग्री है ना, तो जब 2 कोणों का योग जो है 90 डिग्री हो तो इसको हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। पूर्ण कोण का मतलब होता है जिस कोण की माप 360 डिग्री हो, जिस कोण की माप 360 डिग्री हो, है ना, जिस कोण की माप 360 डिग्री हो, है ना, 360 डिग्री है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण कोण, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। बात करते हैं शून्य कोण। तो शून्य कोण का मतलब है जिस कोण की माप जो है शून्य हो। कहने का मतलब यह है कि ये कोण है, इसी पर एक और लाइन खींच दें तो इसके बीच तो कोण
चूंकि ऐसे खींचा जाता है तो इसमें कुछ कोण बनता है, लेकिन अगर इस लाइन को आप पूरा यहाँ पे खींच करके चिपका देते हैं तो सटा देते हैं तो बीच में कोई गैप ही नहीं रहा तो कोण बनेगा नहीं। तो ऐसे कोण को हम लोग बोलते हैं शून्य कोण। तो ये आसन कोण किसे कहते हैं? तो आसन कोण का मतलब होता है कि जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो। आप ध्यान से देखिए, ए ओ सी में ओसी रेखा, बी ओ सी में ओसी रेखा, माने ये भुजा है जो इस वाला कोण में भी शामिल है, ये वाला कोण में भी शामिल है, और ये वाला भुजा जो ये वाला भुजा में भी कोण में भी शामिल है। तो एक भुजा उभयनिष्ठ होना चाहिए और एक शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए। ए ओ सी में भी ये शीर्ष ला रहा है और बी ओ सी में भी ये शीर्ष शामिल हो रहा है। तो कोणों का ऐसा युग्म जिसमें एक भुजा और एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो उसको आसन कोण कहते हैं। एकदम बहुत सिंपल याद है। एडजेसेंट एंगल ये 100% क्वेश्चन इस पर बन जाते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को देख करके आप सीख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है। तो कोणों का रैखिक युग्म का मतलब होता है कि ऐसा कोण जो रेखा के एक तरफ बनता है, ऐसा कोण जो रेखा के एक तरफ बनते हैं, ऐसा कोण जो रेखा के एक तरफ, देखिए ये बिंदु है, रेखा के एक तरफ जो कोण बनता है इसको रैखिक कोणों का रैखिक युग्म बोलते हैं। तो इसको याद रखना है ना। रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण को लाइन के एलोंग माने एक तरफ बनने वाले एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस तरह के इन कोणों का योग जो है 180 होता है। अगला है शीर्षाभिमुख कोण। ऐसा कोण जिसमें दो रेखाएं, शीर्षाभिमुख कोण का मतलब है ऐसे कोण जिसमें दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो जो आमने सामने कोण बनते हैं तो उसको शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। जैसे ये दो रेखाएं हैं तो इसके सामने कोण ये बना है तो इसको शीर्षाभिमुख कोण ये वाला और ये वाला, मतलब इसके बराबर ये होगा। अगर ये मान लीजिए 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 70 होगा तो ये भी 70 होगा। तो ऐसे कोणों के युग्म को हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा जो है दो रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती है तो भी जाकर के बनता है, अगर प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो कोण ऐसा नहीं बनेगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। इसका मतलब है कि तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। यहाँ देख लीजिए, बात करते हैं कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार तीन होते हैं। समबाहु होता है, समद्विबाहु होता है, विषमबाहु होता है। समबाहु का मतलब होता है जिसके तीनों भुजाएं बराबर होती है। ये एक त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसको हम लोग समबाहु बोलते हैं। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं ही बराबर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, समद्विबाहु। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु कहलाता है। विषमबाहु का मतलब जिसको तीनों भुजाएं बराबर ना हो, मान लीजिए ये अलग हो, ये अलग हो, ये अलग हो, तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो उसको हम लोग बोलते हैं विषमबाहु। ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, किसके बराबर नहीं होता है, तो आपको समझने की आवश्यकता है। बात करते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार तीन होते हैं कोण के आधार पर, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो न्यून कोण का मतलब है कि जिस त्रिभुज के तीनों कोण जो है क्या होते हैं? 90 डिग्री से कम होते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 60 हो सकता है ये 70 हो सकता है तो ये 85 हो, माने 90 डिग्री से कम हो। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण जो है 90 डिग्री से कम होते हैं उसको न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। जिस त्रिभुज के एक कोण समकोण होते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक कोण समकोण होते हैं उसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि एक त्रिभुज में केवल एक ही समकोण हो सकता है। कभी कभी क्वेश्चन करता है कि एक त्रिभुज में कितने समकोण, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, एक, तो हमेशा एक ही होता है, क्योंकि मान लीजिए दो होगा तो 180 होगा और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो दो ही में फरी आ जाएगा, काम गलत हो जाएगा। अधिक कोण, जिस त्रिभुज के एक कोण जो है 90 डिग्री से अधिक होते हैं उसको हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, अगर 120 है तो बकिया इसका मतलब क्या होगा? ये सब कम होगा, ये भी 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा। तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण जो है एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो बट दो कोण जो है 90 डिग्री से कम हो, तो ऐसे कोण को हम लोग बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो आशा करते हैं कि आपको इस तरह के कोणों के प्रकार, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाने से जो कोण बनता है उसी को दिए गए त्रिभुज का बहिष्कोण कहलाता है। अगर मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, इसकी भुजा को हम लोग एक बढ़ाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए BC को ही हम बढ़ाते हैं, यहाँ बढ़ाते हैं, तो यहाँ अगर हम बढ़ाते हैं तो इसका नाम हम D रखते हैं, तो ये जो कोण बनता है यही कोण क्या कहलाता है? इस त्रिभुज का बहिष्कोण कहलाता है। और इसका आंसर जो होता है ये अन्य दो कोणों के योग के बराबर होते हैं, कि कोण A का प्लस कोण क्या होता है? 2 के बराबर होता है। माने इसका योग जो होगा
इसके बराबर। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 30 होगा और यहाँ मान लीजिए कि 45 होगा, तो इसका आंसर कितना होगा? 30 45 75। इसका मतलब इसका मान कितना होगा? 75 होगा। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने से जो कोण बनता है उसको बहिष्कोण बोलते हैं। आपने पिक्चर से समझा। हो सकता है कि आपने ये ना बढ़ाया हो, ये बढ़ा दिया हो, तो ऐसे भी बढ़ाएंगे तो ये वाला कोण जो होगा, ये वाला जो कोण होगा अन्य दो कोणों के योग के बराबर होगा, इसके दोनों के योग के बराबर होगा। तो ये भी हो सकता है संभव। बात करते हैं कि ऐसा भी हो संभव है। मान लीजिए कि ये भी संभव है, इस तरह भी संभव है कि ये वाला कोण जो है बाहर, अगर ये भुजा को ए बी को आप बढ़ाते हैं डी तक, तो ये भुजा को जब आप बढ़ाएंगे तो ये जो कोण होगा, कोण ए का प्लस कोण 3 के बराबर होगा। तो मतलब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से किसी भी एक भुजा को बढ़ाने से जो कोण प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? बहिष्कोण बोलते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया बहिष्कोण के बारे में, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये इंटरेस्टिंग बातें था कि अन्य दो कोणों का योग जो है उसके अन्य दो कोणों का योग उसके बाह्य कोण के योग का पिक्चर मैंने बनाया है। ये आपका चतुर्भुज का पिक्चर है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसमें भुजा की बात किया जाए तो चतुर्भुज की भुजा की बात किया जाए तो भुजा जो है ए बी हो जाएगा, एक बी सी हो जाएगा, एक सी डी और एक डी हो जाएगा। तो 4 भुजाएं हो जाती है। बात करती है कोण का, तो कोण आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, कोण ए हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा, कोण सी, कोण डी। तो 4 कोण हो जाएगा। कुल मिलाकर इसके टोटल अवयव कितने हो जाएंगे? तो इसके टोटल अवयव 4 और 4 8 हो जाएगा। तो चतुर्भुज में बात करते हैं अगर अवयव का तो 8 ही होता है। इसको आपको याद रखना, एकदम बिल्कुल बारीकी से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं और आपको जानकारी शेयर कर रहा हूँ आसन कोण के बारे में। आसन कोण, तो आसन कोण की बात किया जाए तो आसन कोण आपका ये वाला हो जाएगा। देखिए आसन कोण, देखिए ये और ये एक ही भुजा पर बना है बीसी पर, तो आसन कोण बी और आसन कोण सी, ये आसन कोण होगा। इसी तरह से बात करते हैं अगर ए बी का आसन कोण बोला जाए तो ए हो जाएगा और बी हो जाएगा, एक ही भुजा पर जो बनता है। अगर बात करते हैं ए डी का तो ए हो जाएगा और डी हो जाएगा। बात करते हैं सी डी का तो कोण डी हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा। ये आसन कोण हो जाएगा। अब बात करते हैं आसन भुजा का। आसन भुजा का, तो आसन भुजा इसमें आपका हो जाएगा, देखिए आसन भुजा ए बी हो जाएगा और ये आपका बी सी हो जाएगा। देखिए आसन भुजा का मतलब है कि जिसमें दोनों भुजाएं मिलकर एक कोण बनाती हो, तो ए बी एक आसन भुजा और एक बी सी हो जाए। इसी तरह से अगर बात करते हैं बी का हो गया, अगर सी की बात किया जाए तो सी बी हो जाएगा और सी डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर यहाँ हम निकालेंगे डी का, तो डी का निकालेंगे तो यहाँ एक डी सी हो जाएगा, एक जो है डी ए हो जाएगा। इसी तरह से ए का निकालेंगे तो एक ए बी हो जाएगा, ए डी हो जाएगा और एक ए बी हो जाएगा। तो ये आसन भुजा हो गया। अब बात करते हैं सम्मुख भुजा के बारे में। सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, तो सम्मुख भुजा देखिए सामने वाला ए बी के सामने कौन है? ए बी के सामने सी डी बना है, तो ये सम्मुख भुजा होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर बात करते हैं ए डी के सामने कौन सा है, तो ए डी के सामने आपका बी सी बना है, तो ये सम्मुख भुजा है। ठीक है, सम्मुख भुजा भी समझ में आ गया। सम्मुख कोण समझ लेते हैं, है ना। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण समझ लेते हैं। सम्मुख कोण में आपका हो जाएगा सामने वाला कोण, ये वाला कोण इसके सामने बना है, तो ए जो है सी का सम्मुख कोण होगा और बी जो है डी का सम्मुख कोण हो जाएगा, बी जो है डी का सम्मुख कोण हो जाएगा। तो आपने समझा सम्मुख कोण के बारे में, सम्मुख भुजा के बारे में। अब विकर्ण की बात किया जाए तो विकर्ण भी समझ लीजिए। विकर्ण का मतलब है कि जो सम्मुख कोणों को मिलाने वाली रेखा होती है वही सम्मुख विकर्ण कहलाती है। तो विकर्ण आपका ए सी हो जाएगा, ए से सी हो जाएगा और बी से डी हो जाएगा। तो एक चतुर्भुज में 2 ही विकर्ण होते हैं, है ना, जिससे कि हमने नाम ए बी सी डी रखा उसके हिसाब से। ठीक है ना, तो विकर्णों की संख्या 2 होती है।
अब बात करते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बात करते हैं चतुर्भुज के प्रकार में, तो यहाँ पे मूलतः 5 प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। एक समलंब होता है, एक समांतर होता है, एक आयत होता है, वर्ग होता है, समचतुर्भुज होता है। बात करते हैं समलंब का, तो जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। देखिए ये इसके समांतर है, यानी ये भी समांतर CD है, तो इसलिए इसको हम लोग समलंब चतुर्भुज बोलेंगे, यानी कि भुजाओं का एक युग्म समांतर है। बात करते हैं समांतर चतुर्भुज का, तो समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो। यहाँ पे देखिए A है, B है, C है, D है, तो AB समांतर CD भी है और AD समांतर BC भी है। तो जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो तो उसको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। बात करते हैं आयत का, तो जिस चतुर्भुज की प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, जिस चतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो और लंबाई ज़्यादा हो चौड़ाई कम हो, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं आयत, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, आयत कहलाता है। बात करते हैं वर्ग का, तो वर्ग का जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो, जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग। ठीक है ना। इसके विकर्ण भी 2 होते हैं, सब में विकर्ण होते हैं, इसमें विकर्ण होते हैं, आयत में विकर्ण होते हैं। ठीक है, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज विकर्ण होते हैं, तो सब में विकर्ण होते हैं, इसमें विकर्ण देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो सभी चतुर्भुज में विकर्ण तो होता है, ये आप विकर्ण समझ लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बात करते हैं वर्ग का। अब वर्ग हो गया समचतुर्भुज, जिसकी सभी भुजाएं, है ना, सभी भुजाएं क्रमित युग्म से बराबर हो, सभी भुजाएं क्रमित युग्म से क्या हो, बराबर हो। अगर जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं क्रमित रूप से बराबर होती है, जैसे वर्ग का भी सभी भुजाएं बराबर होती है लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, लेकिन इसमें सभी भुजाएं ही सिर्फ बराबर होती है, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं समचतुर्भुज। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये बात समझाने की कोशिश किया है कि अगर ये 2 है तो ये भी 2 ही होगा, अगर ये 1 है तो ये भी 1 ही होगा। यही समझाने की कोशिश किया है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। बात करते हैं कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 होगा, अगर ये 70 डिग्री होगा तो ये भी 70 डिग्री होगा। तो दूसरा पॉइंट का मतलब है कि कोण A बराबर कोण C होगा और B बराबर कोण D होगा, यानी कि इसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा ये प्रॉपर्टी है जो काफ़ी मस्ट है, एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके विकर्ण जो है हमेशा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब है कि अगर ये विकर्ण मान लीजिए कि 8 है तो ये 4 होगा, ये 4 होगा। अगर ये मान लीजिए पूरा 10 है तो ये 5 होगा, ये 5 होगा। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हमेशा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, याद रखना है। सबका क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, 2 क्रमागत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर एक समांतर चतुर्भुज के 2 कोणों का योग आप करते हैं, कोण A प्लस कोण B, तो इसका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बात करते हैं कि अगर विकर्ण इसके बराबर हो तो वह आयत होता है। अगर किसी कारणवश इसके विकर्ण जो है, अगर AC बराबर BD हो जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आयत, सीधे आयत में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कभी बोलता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं, तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सत्य होगा, वर्ग होगा, आयत होगा, समचतुर्भुज होगा, समलंब होगा। तो इसका आंसर सीधे आयत होगा, क्योंकि जैसे विकर्ण बराबर होगा ये तुरंत कवर करेगा आयत को। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और अगला है कि विकर्ण लंब हो तो वह क्या होता है, समचतुर्भुज। किसी कारणवश इसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब हो जाते हैं, AC लंब BD हो जाते हैं और यहाँ पे 90 डिग्री के हैं, तो ये सीधे समांतर चतुर्भुज सीधे समचतुर्भुज में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इसके विकर्ण जैसे लंब होंगे ये सीधे चेंज हो जाएगा समचतुर्भुज में।
बात करते हैं कि चतुर्भुज के मध्य कोणों को मिलाने से जो चतुर्भुज बनता है वो समांतर चतुर्भुज ही होता है। अगर कोई चतुर्भुज है, यहाँ एक चतुर्भुज है ना, और इसके मध्य बिंदु को आप मिलाते हैं, जैसे ये मिलाते हैं, ये मिलाते हैं, ये हमेशा जो है, मान लीजिए P है, Q है, R है और S है, ये मध्य बिंदु है, तब PQRS क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज ही पॉइंट है। अगर आप वृत्त के बारे में जानते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, फिर भी ये वीडियो को देखिए, देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ जो है जानकारी और मिल जाएगा। सबसे पहले वृत्त का केंद्र, तो छोटी छोटी जानकारी जो है हमारे लिए बड़ी काम का होती है। वृत्त का केंद्र का मतलब है कि जिससे वृत्त की सभी दूरियां समान हो, उसको हम लोग बोलते हैं वृत्त का केंद्र। तो ये वृत्त का केंद्र होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माने वह एक निश्चित बिंदु जहाँ से सभी वृत्त की दूरियां क्या होती है, उसके परिधि की सभी दूरियां क्या होती है, समान होती है, उसको वृत्त का केंद्र बोलते हैं। व्यास, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा वृत्त का व्यास कहलाती है। ये ऐसे भी संभव है, इस तरह से भी संभव है, ये भी यह व्यास से होता है। ठीक है, बात करते हैं त्रिज्या का। तो केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ये आपका अगर मान लेते हैं तो ये आपका वो यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, परिधि, वृत्त की संपूर्ण लंबाई, ये टोटल लंबाई को हम लोग, ये जो देख रहे हैं, ये वृत्त की जितनी भी लंबाई बन रही है, ये सब वृत्त की क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। छोटा छोटा सा डिफिनीशन है, इसलिए इस पर हम पॉइंट ज़्यादा आपको समय नहीं दे रहे हैं, आप फटाफट समझते चलिए, रिवीजन एक तरह से कर रहे हैं। तो वृत्त की टोटल लंबाई क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि कहलाती है। ठीक है, जीवा, तो वृत्त पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त पर दो बिंदु, मान लीजिए ये है, यहाँ भी है, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त पर कभी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा ही कहलाती है। ये जीवा वृत्त का व्यास भी हो सकता है, मान लीजिए केंद्र से होकर जा रहा है तो ये भी एक जीवा ही है, लेकिन फ़र्क इतना ही है कि जब ये केंद्र से पास कर गया तो व्यास हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन कर लिया जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है सबसे बड़ा व्यास क्या होता है, जीवा क्या कहलाता है, व्यास ही कहलाता है। वृत्त पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है, इतना आपको याद है। ये देखिए, ये बिंदु और ये बिंदु दोनों को मिला दी, ये लेंथ हमको जीवा कहलाएगा। बात करते हैं चाप का। तो चाप जो है वृत्त के जीवा के बीच के घेरे क्षेत्र को, है ना, वृत्त के जीवा के जो भाग होता है ये, उसी को हम लोग चाप बोलते हैं। तो वृत्त का जो जीवा होता है, उस जीवा के जो वृत्ताकार भाग बचता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वृत्त का चाप। अभी वृत्त का चाप लघु, इसको बेसिक कहिए तो ये लघु चाप होता है, माने छोटा है तो, और यहाँ से यहाँ तक ये जो भाग बनता है, ये जो भाग बनता है, इसको हम लोग दीर्घ चाप बोलते हैं। ये भी चाप ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग दीर्घ चाप बोलेंगे, और ये छोटा है तो वृत्त का लघु चाप बोलेंगे। ठीक है ना, तो वृत्त की जीवा के बीच का भाग को क्या कहते हैं, वृत्त का चाप बोलते हैं। अर्धवृत्त किसको बोलते हैं, तो अर्धवृत्त का मतलब है कि वृत्त का आधा भाग क्या कहलाता है, वृत्त का अर्ध भाग कहलाता है। तो इसको पहचानने का, अगर ये वृत्त है, इसका आधा भाग है, अगर ये इसका केंद्र है, तो इसको वृत्त का अर्ध क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त बोलेंगे। लेकिन इसका एक बेहतर कंसेप्ट ये है कि आप इस पर दो बिंदु को कहीं भी आप मिलाते हैं, वृत्त पर दो बिंदु, है ना, वृत्त पर कहीं भी आप इस बिंदु को मिलाएंगे तो इसके यहाँ जो कोण बनेगा, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन कर देता है कि अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, तो हमेशा समकोण होता है। चाहे आप यहाँ बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए, यहाँ वृत्त से ये जुड़ा हुआ ही पार्ट है। वृत्त का आधा भाग अर्धवृत्त कहलाता है, इतना क्लियर हो गया। या दूसरी तरह शब्दों में कि जिस वृत्त के अर्धभाग में जो है क्या बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है, उसको हम लोग अर्धवृत्त बोलते हैं। अब चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों शीर्ष जो है वृत्त के, है ना, परिधि पर हो। अगर ये चतुर्भुज है और इसके चारों शीर्ष वृत्त पर ही है ना, अगर ये चारों शीर्ष इसके वृत्त पर ही है, तो A B C D, यहाँ देखिए ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये चारों शीर्ष क्या है, वृत्त के परिधि पर ही है, इसलिए ABCD को हम लोग क्या बोलेंगे, ABCD को चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो, उसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके सम्मुख कोणों का योग जो होता है, कोण A प्लस कोण C, ये हमेशा जो है
ये हमेशा 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 होता है, याद रखना है। अगर बी आप प्लस डी की बात करें तो ये आपका 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री ही होता है। 180 डिग्री ही होता है। ए प्लस डी हो जाएगा यहाँ पे, ए बी सी डी, ठीक है। तो ए और सी का योग क्या होगा? 180 होगा। बी और डी का योग क्या होगा? 180 होगा, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज हो गया। और एक बात करते हैं अंतःवृत्त। तो जो वृत्त त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच करता हो, ये वृत्त है। अगर ये कोई हम त्रिभुज खींचते हैं, है ना, त्रिभुज खींचते हैं, इसकी तीनों भुजाओं को ये अगर टच करता है, अगर ये तीनों भुजाओं को ये टच करता है ना, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। एक त्रिभुज है ए बी सी, इसके एक भुजा ये है, एक भुजा ये, एक भुजा ये, और ये तीनों भुजाओं को ए बी, बी सी और ए सी को, यहाँ मान लीजिए पी है, यहाँ क्यू है, यहाँ पे आर है, ये तीनों बिंदुओं पर टच करता है। तो इस वृत्त को, ये वाला वृत्त को हम लोग अंतःवृत्त बोलेंगे। अंतःवृत्त का मतलब होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच करता हो, स्पर्श करता हो, तो उस वृत्त को हम लोग बोलते हैं अंतःवृत्त। तो ये कोण अपने कोटिपूरक कोण का 5 गुना है। तो दोनों कोण की माप ज्ञात करना है। एक कोण है जो अपने कोटिपूरक का 5 गुना है, तो दोनों कोणों की माप बताइए। पहले कोटिपूरक का मतलब होता है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसको कोटिपूरक कोण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? कोटिपूरक पर आधारित है, तो इसको सबसे पहले मान लेते हैं, है ना। एक कोण x है, इसलिए दूसरा कोण 90 माइनस x है। तो प्रश्न से, है ना, x बराबर 90 माइनस एक्स। अब आप कहिएगा 90 कहाँ से आ गया? तो आपको अभी मैंने बताया कि कोटिपूरक का मतलब होता है दो कोणों का योग 90 आना चाहिए। जब आप इस दोनों को जोड़िएगा तो 90 होगा, प्लस माइनस कट जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है प्रश्न में कि ये कोटिपूरक जो कोण है इसका 5 गुना है। तो ये कोण जो है, ये पहला जो कोण है इसका, ये कोटिपूरक का ये 5 गुना है, तो इसमें 5 से आप गुणा कर देंगे। एक बार और मैं इस बात को दोहरा देता हूँ, ये कोण है और इसका कोटिपूरक कोण ये है, ठीक है। तो कोटिपूरक कोण ये है, तो ये कोण इसका 5 गुना है, तो आप ये 5 गुना है, इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? x बराबर 5 से गुणा करेंगे तो 5 9 45, 450, 5x हो जाएगा, और x प्लस 5x बराबर 450 हो जाएगा, यानी 6x बराबर 450, यानी कि x बराबर हो जाएगा 450 बटा 6 हो जाएगा। 6 से 3 से कटा देंगे, 3 दूनी 6, 3 15 45, 2 से कटा देंगे 75 हो जाए, यानी x बराबर कितना होगा? 75। इसलिए, है ना, एक कोण 75 डिग्री हो जाएगा, और इसका कोटिपूरक कोण जो होगा, है ना, एक कोण x बराबर 75 और कोटिपूरक कोण जो होगा 90 माइनस 75, यानी घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। अब ये आंसर सही है गलत है, इसको जोड़िए। 75 15 90 आना चाहिए, क्योंकि यही आंसर है, बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल आंसर सही है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन जो है कोटिपूरक पर बन जाते हैं। इसका मान निकालना है तो हम जानते हैं कि रेखा की एक तरफ, है ना, रेखा की एक तरफ ए ओ बी प्लस ए ओ सी प्लस बी सी ओ डी प्लस बी ओ डी बराबर 180 होता है। रेखा की एक तरफ कितनी डिग्री कोण बनता है? 180 होता है कोणों का रैखिक योग में से। अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वाला वीडियो देख लीजिए। और इसमें कितना है? x है, और ये 90 है, ये आपका 2x है, बराबर 180 होगा, और 3x हो जाएगा, और 180 माइनस 90, ये घटाएंगे तो 90 होगा, 3 से कटा देंगे 30 होगा, यानी x बराबर कितना होगा? 30। तो x का मान ये पूछ रहा था, ये आपका आंसर होगा। 18 सेंटीमीटर है और OD बराबर 12 है, तो वृत्त की त्रिज्या और व्यास ज्ञात करें। क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, लेकिन इसका आंसर जो है बस 1 मिनट के अंदर मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखना है।
वीडियो छोड़ के भागना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ तो ये भी, हाँ, जीवा का मतलब क्या होता है, वृत्त पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, मैं व्यास, जीवा, चाप सब चीज़ बताया, वृत्त की एक एक पार्ट को मैंने बताने की कोशिश किया, पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ ये 18 है, तो ये कितना होगा, 9 होगा, और ये कितना होगा, 9 होगा। अभी कहिएगा कि कैसे, देखिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को सबडिवाइड करता है। तो ये अगर मान लीजिए टोटल 18 है तो ये लंब होगा, तो ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा, और ये ओडी का मान कितना दिया है, क्या 12 दिया है। आपसे त्रिज्या पूछा था, ओ से ए को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या पूछा है। तो ओ भी बराबर कितना है, सॉरी ए भी बराबर 18 है, तो है ना, ए डी बराबर कितना हो जाएगा, ए डी बराबर बी डी बराबर कितना होगा, 18/2 यानी 9 हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या ओ ए, त्रिज्या ओ ए कितना हो जाएगा, आपको पता है कि ये संपूर्ण है तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा लंब ओ डी का स्क्वायर और प्लस आधार ए डी का स्क्वायर, ठीक है। और ओ डी का मान 9 है, सॉरी ओ डी का मान 12 है और ए डी का मान 9 है। इसको आप करेंगे तो 144 होगा, इसको करेंगे तो 81 होगा, और यहाँ पे ओ ए जो होगा वो होगा 4 1 5 होगा, 8 4 12 होगा, 2 1 3। इसको करेंगे तो 15 × 15, इसका जोड़ा लग जाएगा 15। तो आपका ओ ए कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या पूछा था, तो त्रिज्या आपको कितना हो गया, यहाँ निकाल देते हैं। त्रिज्या ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, और व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2 गुणे त्रिज्या, तो त्रिज्या यानी 2 गुणे त्रिज्या यानी 15, इसको गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं 2 बिंदु एक ही चाप में हो तो ए पी बी बराबर 64 है, तो ए क्यू बी का मान निकालिए। ये पिक्चर है, मैंने बनाया है, ये पिक्चर दिया नहीं है क्वेश्चन में। सबसे पहले ये आपका वृत्त है, ए बी उन्होंने बोला है जीवा, मैंने जीवा ले लिया। बोला 2 बिंदु पी और क्यू लेने के लिए, पी और क्यू लिए, दोनों को मिला दिए, ए से बी को मिला दिए, ए से क्यू को मिला दिए, ये बन गया। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि ए पी बी का मान दिया है, ए पी बी ये वाला मान दिया है कितना है, 64, तो इसका मान पूछ रहा है, ए क्यू बी का मान, इसका मान पूछ रहे हैं। आपको पता है कि एक ही चाप जो है, ये पता है ये आपका जीवा है, ये आपका जीवा है, तो ये नीचे वाला चाप होगा, तो ये लघु चाप होगा। इसके बारे में मैंने पहले वाला वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ये लघु चाप है, और ये वाला जो बात है ये सो बड़ा वाला चाप है, तो इसको हम लोग दीर्घ चाप बोलेंगे, है ना। तो एक ही चाप में ये लिख रहा है कि एक ही चाप में बना है, एक ही चाप का मतलब दीर्घ चाप में ही बना है, ये ना कि वो दीर्घ में एगो छोटका में बन गया हो, लघु चाप में, ऐसा तो है नहीं। तो एक ही चाप में बना है, तो एक ही जीवा पर एक ही चाप में बना कोण क्या होता है ना, एक ही चाप पर बना कोण, है ना, बराबर होता है, ये रूल है ना। तो अगर ये कोण ए पी बी बराबर 64 है, तो इसका मतलब है कि ए क्यू बी भी क्या होगा, ए क्यू बी भी क्या होगा, 64। आंसर देखिए बिल्कुल सिंपल है। ऐसे वीडियो ऐसे क्वेश्चन 100% आते हैं। हम ऐसे ही मैथमेटिक्स का टिप्स और ट्रिक और ज़बरदस्त और काफ़ी छोटा में कंसेप्ट के साथ, आपके प्रूफ के साथ मैं वीडियो लेकर आते रहता हूं। तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनको भी लगे कि हाँ मैथमेटिक्स में कुछ जान होता है और उसको पढ़ने से समझ में आता है। तो फॉलो करिए और शेयर करिए। बहुत